धर्मेंद्र प्रधान को छात्र आंदोलन के बीच में इस्तीफा देना। ऐसा तो होना ही था। अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नरेंद्र मोदी को एक बार बड़े विषय पर झुकना पड़ा है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। क्या ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी कोई खामियाजा है जो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को भुगतना पड़ा है यहाँ पर? अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? तो आखिरकार देश में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पटकथा 24 घंटे पहले ही लिखी गई थी, जब सरकार ने छात्रों को इस बात का भरोसा दिया कि अगले 24 घंटे में हम इस बात पर निर्णय करेंगे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या करना है। उसके अलावा उनकी दोनों मांगी मान ली गई, पर संसद सत्र का गतिरोध खत्म हो, क्या सरकार इसके लिए झुकी? या जेनजी का दबाव इस तरीके का था, जो प्रोटेस्टर्स थे उनका दबाव इस तरीके का था, या सोमवार मंगलवार पर भारी पड़ा, मंगलवार बुधवार पर, और फिर इस तरीके से सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज शनिवार हुआ और शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान को अपने एक्स आईडी पर अपना इस्तीफा पोस्ट करना पड़ा। मेरे साथ चर्चा के लिए देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं। हेमंत जी, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को छात्र आंदोलन के बीच में इस्तीफा देना पड़ा, बड़ी देखिए ऐसा तो होना ही था। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन इस निर्णय में विलंब क्यों हुआ, इस पर मुझे खुद बड़ी हैरत है। और मैं कम से कम इतनी उम्मीद करता हूं अब कि जो धरना प्रदर्शन बवाल आंदोलन चल रहा था, ये शोर शराबा काफी कुछ कम हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। वैसे मेरी उम्मीद मुकम्मल होगी, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। संसद का सत्र चल रहा है। क्योंकि सही कहा आपने, संसद का सत्र चल रहा है और अब इस पूरे प्रकरण के सियासी मुनाफे निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो राजनेता हैं, जो सियासतदान हैं, जो राजनीति करते हैं, ये इस तरह के मौके ढूंढते हैं। भाई मौका किसने दिया? ये तो कांग्रेस जनता पार्टी का और छात्रों का आंदोलन था। कौन नहीं पहुंचा? अपोजिशन का कौन ऐसा लीडर जो नहीं पहुंचा? आप सोचिए, राहुल गांधी तो मौका ढूंढ रहे थे, अखिलेश यादव जिनको पिछले 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अवसर नहीं मिला को सड़क पर उतरे, वो आंदोलन करें, पार्टी सब मैदान पे, लेकिन वो उनकी पार्टी दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सक्रिय थे। और तो और उद्धव ठाकरे, जिनका एक तरीके से मामला राजनीतिक तौर पर शून्य की ओर जा रहा है, नेपथ्य में जा रहा है, वो भी साहब उठ के चले आए। तो ये पॉलिटिकल लोगों को के लिए एक राजनीतिक लाभ लेने का अवसर था, अवसर का लाभ लेने की कोशिश की, और अब फैसला हो गया है तो क्रेडिट लेने की होड़ होगी और अपने खाते में ये बताने की होड़ होगी कि साहब हम लोगों ने इतना प्रसार डाला कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देना पड़ा। झूठी पिछले 12 साल में 13 साल में विपक्ष नहीं कर पाया मोदी सरकार के साथ। मतलब राजनाथ सिंह का तो स्टेटमेंट बड़ा वायरल है, भाई हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। आपको तो याद है वो स्टेटमेंट कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। और अब भाई बड़े बड़े कांड हो गए। भाई आप सोचिए ना कि अजय मिश्रा टेनी पर इतने गंभीर आरोप लगे थे, आपको याद है, लखीमपुर। बिल्कुल इस्तीफा उनका नहीं हुआ। ये पुरी साहब पर गंभीर आरोप लगे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ जी। और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। रेल दुर्घटनाएं हुई, अश्विनी वैष्णव पर आरोप लगे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। पर आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ऐसी क्या खास बात थी? और वो तो बड़े नेता थे, बड़े मतलब स्ट्रक्चर से निकल करके एबीवीपी की पृष्ठभूमि, युवा मोर्चा, और वो तो अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन यहाँ फर्क है। फर्क हरदीप पुरी, अजय मिश्रा टेनी, अश्विनी वैष्णव या किसी और के मुकाबले दूसरा विषय था। इसमें
मासेस का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें लाखों युवाओं का इन्वॉल्वमेंट था इस विषय में। मेरा मतलब, मैं जंतर मंतर के प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, धरने की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल कनेक्ट आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये राष्ट्रव्यापी विषय था जो युवाओं से सीधे जुड़ा था, और मुझे हैरत इस बात पर हुई, अभी भी हो रही है, कि मई के पहले हफ्ते में ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया। 3 मई को पेपर लीक होता है, उसके बाद साहब इस्तीफा बनता है। ये रेल दुर्घटना नहीं है, ये तुकुनिया कांड नहीं है लखीमपुर खीरी का, ये लाखों नौजवान, उनका भविष्य, इससे जुड़ा गंभीर विषय था। तो नरेंद्र मोदी को यहाँ इस मामले में त्वरित निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति है, राजनीति में उन्होंने भी सोचा होगा कि अवसर जरा मैच कर जाए। अवसर क्या टाइम बोरो कर रहे थे, टाइम बोरो कर रहे थे। नहीं, एक और बात थी कि ये अवश्यंभावी माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन में इनको शिक्षा विभाग से हटा दिया जाएगा, कोई और भाग दे दिया जाएगा। ये इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। इंतजार तो यहाँ तक था कि संसद का सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान का जाना शिक्षा विभाग से होता था, शिक्षा विभाग से। लेकिन अब वही तो बात हुई, आज से 4 दिन पहले आप शिक्षा विभाग से जुड़े सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के तबादले करते हैं। जोशी साहब को हटा दिया, 5 जिम्मेदारियां थी उनकी। बिल्कुल, जोशी साहब को आपने हटा दिया शिक्षा सचिव के महत्वपूर्ण पद से, तो आपको उसी वक्त निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और नरेंद्र मोदी इस ऊहापोह में रहे कि अब चूंकि ये जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, इसमें पॉलिटिकल लोग कूद गए हैं, इसमें राहुल गांधी आ गए हैं, अखिलेश यादव आ गए हैं, उद्धव ठाकरे आ गए हैं, और भी लोग आ गए हैं, शरद पवार आ गए, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले वो पहले प्रोटेस्टर्स के पास गए। तो उन्होंने इसको पॉलिटिकली देखा, प्रैक्टिकली नहीं देखा। यहाँ इस पूरे विषय को, यानी धर्मेंद्र प्रधान के विषय को प्रैक्टिकली देखने की जरूरत थी। उसका कितना व्यापक प्रभाव है, इसका क्या नुकसान होगा, ये समझने की जरूरत थी। इसको पॉलिटिकल तरीके से डील करने की जरूरत नहीं थी। ये विलंब से हुआ निर्णय है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हट नहीं करना चाहिए था आपको, कूटनीतिक तरीके से इस पर निर्णय लेगा। एक चीज बताइए मुझे, क्या इस बात की शुरुआत, क्योंकि जनवरी से ही धर्मेंद्र प्रधान विवादों में, उनका विभाग विवादों में, पहले यूजीसी का मुद्दा आया और बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, आपको याद है 15 जनवरी के बाद ही यूजीसी की गाइडलाइंस आई, और उसके बाद पूरा सवर्ण, खासतौर पर हिंदी पट्टी में सड़कों पर आ गया, धरना प्रदर्शन हुआ, केंद्र सरकार को शांत होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और वो जो नियमावली थी उसको होल्ड करना पड़ा। वहीं से शुरू हो गए थे दरअसल दुर्दिन धर्मेंद्र प्रधान के, और फिर नीट की परीक्षा, फिर सीबीएसई की परीक्षा, फिर नीट की दोबारा हुई परीक्षा। ये बैक टू बैक जो है वो सेल्फ गोल शिक्षा विभाग में होता रहा, और उसका ठीकरा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर फूटा। दूसरा सवाल इसमें मैं ही जोड़ता हूं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान उस दौर में, जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की रेस में थे, नवंबर के महीने तक, जब तक निर्णय नहीं हुआ था नितिन नवीन को लेकर के, क्या ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी कोई खामियाजा है जो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को भुगतना पड़ा है? यहाँ पर पहली बात तो एक, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, उनके विभाग की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। चाहे यूजीसी के नियमों को बदलने का मामला रहा हो, चाहे नीट का विषय रहा हो, धर्मेंद्र प्रधान की आम शोहरत एक अच्छे भाजपाई की, अच्छे संगठनकर्ता की रही है। बहुत साल पहले वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं साहब, और वो उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे जब उनके उपाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और दयाशंकर सिंह जैसे लोग होते थे, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अहम पदों पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, जबरदस्त बैकग्राउंड है, अच्छी इमेज रही है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, और जो राज्य मिल जाता था चुनाव में वो जिता लाते थे, यूपी बिहार। बिल्कुल। लेकिन ये भी आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही
भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध का जो घोड़ा था, जो विजय रथ पर लगातार चल रहा था, उसको बड़ा झटका भी लगा। पहले तो यूजीसी वाले विषय पर लगा, दूसरे इस नीट वाले विषय ने तो उनको, उनकी तो मिट्टी पलीद की, बीजेपी की भी। भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है और सरकार की जो साख और छवि थी उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मतलब कहने का मेरा यह है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, बुद्धिमान राजनेता हैं, लगातार चुनाव जीत रहे, उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव जीत जाती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत से रिस्की डिसीजंस लिए हैं लेकिन उसको सफल सिद्ध किया है। पर यहाँ वो मात खा गए। यहाँ यह निर्णय उनका विलंब से आया निर्णय है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या नफा नुकसान होगा ये उनका इंडिविजुअल विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान, अवश्य ही एक बड़ा नुकसान हुआ है और कई साल बाद नरेंद्र मोदी को एक बार बड़े विषय पर झुकना पड़ा है, बैकफुट पे जाना पड़ा। एक चीज इसमें और निकल करके आती है कि क्या आपको लगता है कि ये जो दौर है बीजेपी के लिए, ये अलग बात है कि राजनीतिक सफलता मिली, बंगाल जीत लिया, उड़ीसा जैसा राज्य जीत लिया, असम दोबारा जीत लिया, बिहार जीत लिया, इन विजयों के बाद भी ये पिछले 4-6 महीने खासतौर पर जो उसका अपना काडर है, उसके अपने जो वोटर हैं, जो सिंपैथाइजर हैं बीजेपी को लेकर के, उनके बीच बीजेपी को लेकर के या बीजेपी की विचारधारा को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के एक निराशा का भाव आया। जैसे मैंने आपको यूजीसी का उदाहरण दिया, नीट की परीक्षा का, सीबीएसई का, क्योंकि ये सब काम ज्यादातर जो काम है कहते हैं कि संघ देखता है, एबीवीपी के लोग देखते हैं, संघ से जुड़े हुए जो विचारवान लोग हैं, थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वहां वाइस चांसलर के रूप में, किसी और रूप में वो बिठाए जाते हैं। और वो सारे लोग, ये जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग आरएसएस या विचारधारा के पास नहीं थे जो प्रोटेस्टर्स से साथ जाकर के कमिटमेंट के साथ बात कर पाए। तो आपने जिनको मौका दिया, जिनको इंस्टीट्यूशन में बिठाया, जिनको यूनिवर्सिटीज में बिठाया, जिनको यूजीसी में बिठाया, जिनको आपने एनटीएम बिठाया और भी जगहों पर स्थापित किया, वो दरअसल आपके काम नहीं है। और ये जो राहु काल है, और इसी राहु काल में अयोध्या में चंदा चोरी का भी मामला सामने आ गया, जिसने बड़े पैमाने पर हिंदू जनमानस को आपके खिलाफ नाराजगी के रूप में तैयार किया। अभी एक तरफ चंदा चोरी का मामला और दूसरी तरफ ये धर्मेंद्र प्रधान का मामला, ये दोनों मामले मिलकर के एक बड़ा व्यापक रोष वाला विषय, मतलब शायद इसलिए भी बीजेपी को दबाव में ज्यादा आने की स्थिति आई। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक बात देखिए, बड़ी हैरत की बात है, पिछले 5 दिनों से आपने किसी भी अखबार में या किसी भी चैनल पर चंदा चोरी की कोई खबर देखी? हम इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं देखी। सबका ध्यान तो जंतर मंतर पे था, काकरोच जनता पार्टी पे था। वहां जिस तरीके के डांस हो रहे थे, जिस तरीके के स्लोगन चल रहे थे, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, लोग उसको देख रहे थे। नहीं, पर उसको तो एंटी नेशनल कहा जा रहा था, अर्बन नक्सलाइट कहा जा रहा था, उनको फॉरेन फंडिंग कहा जा रहा था, और उन्हीं से केंद्रीय मंत्री मिलने जा रहे थे, प्रधानमंत्री उनके लिए वीडियो बना रहे थे और निगोशिएशन चल रहा था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? देखिए, ऐसा है कि इस आंदोलन को शुरुआत में सरकार ने बहुत हल्के में लिया। आप मानते हैं हल्के में लिया? बिल्कुल, या तो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अलग बात है, अगर आप आंदोलन की बात करेंगे तो मैं खुल के कहूंगा कि आंदोलन का जो स्वरूप था और आंदोलन से जुड़े जो लोग थे, उनका तौर तरीका कम से कम मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पसंद आया। ऐसा आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा। जिस तरीके की फुहारता, जिस तरीके का डांस, जिस तरीके का किनारेबाजी, जिस तरीके की गाली गलौज वहां इस्तेमाल हो रही थी, ये किसी आंदोलन में आज तक तो नहीं देखा। या हो सकता है जनजी कुछ नए सिर्फ विचार से चल रहा हो, एकदम आभासी दुनिया से गवर्न हो रहा हो, तब तो चल जाएगा भाई साहब। क्या कुछ लोग इस मौके का फायदा उठा रहे थे? मौके का फायदा तो लोग उठा ही रहे थे। देखिए साहब, ऐसा है कि मौके का फायदा उठाने के लिए लोग वहां पहुंच ही गए। कौन नहीं पहुंचा?
अभी जो मौके का फायदा उठाने पहुंचे थे, अरे आप सोचिए, बहुत वर्षों बाद मैंने वो योगेंद्र यादव टाइप के व्यक्ति को वहां पहुंचे देखा। हालांकि वो वहां से एक बार गए तो फिर निकल गए, दोबारा आए नहीं। इस टाइप के भी लोग वहां पहुंच रहे थे, पॉलिटिकली अटैच्ड लोग भी पहुंच रहे थे, जिनका कहीं न कहीं से पॉलिटिकल अफिलिएशन है। इस तरह के लोग वहां थे, सारी चीजें थी। स्टूडेंट्स उतने नहीं थे, नॉन स्टूडेंट ज्यादा थे, नौजवान थे, लेकिन गैर जरूरी लोग भी बहुत थे। पर मुझे लगता है शायद इसी वजह से मोदी सरकार ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन सोमवार भारी पड़ गया, लाठीचार्ज भारी पड़ गया, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार भारी पड़ गया, पुलिस की लाठी भारी पड़ गई इस बार। देखिए, पुलिस की लाठी पर तो एक बात मैं कहूंगा, आंदोलन कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के आंदोलन किया जा रहा हो, आंदोलन का स्वरूप आखिर में इतना बिगड़ जाता है कि कुछ पत्थर चलेंगे तो पत्थर का जवाब आएगा, फिर पत्थर चलेंगे, फिर लाठी बरसेगी, किसी कोई ज्यादा घायल होगा, फिर आंसू गैस छोड़े जाएंगे। ये तो तरीका है। और एक बात और जान लीजिए, ईमानदारी की बात स्वीकार करना चाहिए। अब तो साहब आंदोलनकारी इस मौके की तलाश में रहते हैं, या आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, जो जानबूझ करके इस तरह का प्रयत्न करते हैं कि पुलिस को लाठी मार दो, पुलिस को गुम्मा मार दो, पुलिस। पर आपने वो वीडियोस तो देखे होंगे ना जी, वो वीडियोस तो विभत्स थे, अच्छे तो थे नहीं। आप किसी बच्चे पर इस तरह से बुरी तरह लाठी मार, ये भी गलत हुआ। मैं एक बात बताऊं, ऐसे हालात में पुलिस को, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज्यादा गंभीरता और एहतियात से काम लेना चाहिए। लेकिन बुराइयां इधर भी थी, गलतियां उधर से भी हुई, पर जो कुछ हुआ उसका एक परिणाम जो सामने आज आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तौर पर, इससे तो जाहिर है साहब कि अब आगे भी इस तरह के इश्यूज पर नौजवान फिर सामने आता रहेगा। ये तो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन जब नौजवान ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट करेगा और उनको आंदोलन करेगा, पर रविवार तक तो बड़ी मुश्किल हवा नहीं थी। अगर संसद का सत्र न चल रहा होता, शुरू न हो रहा होता सोमवार से, और इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता साथ में ना आए होते, कांग्रेस के, सपा के नेता, जैसे डिम्पल यादव को आपने देखा, उनकी तस्वीरें पहले दिन बच्चों के साथ, घायल बच्चों के साथ बड़ी वायरल हुई। अगले दिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, पीएमओ तक धरना पहुंच गया। आज तक तो पीएमओ तक कोई जा नहीं पाया था, पीएमओ तक के बाहर धरना हो गया। अब ये सारी जब राजनीतिक परिस्थितियां एक साथ सामने उठ करके सामने आई, तो इन परिस्थितियों में तो ये बताया कि भाई राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक समर्थन मिल गया इस आंदोलन को, तो इसने आग तेजी से पकड़ ली और वो निष्कर्ष की तरफ भी लेकर के चली गई। और अब तो सिलसिला शुरू हुआ है। मायावती जी का कार्यकाल याद है ना आपको? हो गया, एक इस्तीफा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर रुका ही नहीं, क्योंकि मापदंड एक ही था। लेकिन उन्हीं चीज, यहाँ एक चीज आप भूल रहे हैं, ये आंदोलन भी पॉलिटिकल सपोर्ट से ही शुरू हुआ था। इस आंदोलन में पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका थी, सक्रिय रूप से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी यूथ विंग के लोग फ्रॉम द डे वन वहां सक्रिय थे। संजय सिंह जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पर्दे के पीछे से और पर्दे के सामने भी लगातार सक्रिय रहे। तो पॉलिटिकल तो सपोर्ट था, लेकिन खुलकर नहीं था। लेकिन बाद में फिर इस पूरे एजिटेशन को हाईजैक करने की जो कोशिश की गई राहुल और अखिलेश द्वारा, वो भी बड़ी गंभीर बात रही। लेकिन करें क्यों ना करें बताइए? हाँ, उनको अवसर दिया, उनको मौका दिया, अखिलेश को आपने मौका दिया। इसी बहाने उनके जो सोए हुए कार्यकर्ता थे वो एक्टिवेट हो गए, जो शिथिल बैठे थे वो एक्टिवेट हो गए, वो सड़कों पर उतरने लगे। लखनऊ की भीड़ आपने देखी होगी, प्रयागराज की भीड़ आपने देखी होगी, कई शहरों से सारा अनएम्प्लॉयड यूथ का जो नौकरी ढूंढ रहा है या कहीं विषमताओं से झेल रहा है। राजनीति
बेरोजगार नौजवान, कुंठित जो नौजवान, कुंठित नौजवान, जो अच्छी जॉब के उम्मीद में एस्पिरेंट्स थे, उनकी भीड़, ये सब एक घुली मिली भीड़ हो गई, सम्मिश्रित भीड़ हो गई, सब इकट्ठा हो गए, तभी तो इतने चेहरे दिखे थे। और शायद उसी का नतीजा था कि इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, और वो वीडियो बता रहे हैं कि मिलियंस लोगों ने देखा, मतलब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो रात को 12 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील बनाई। और अगले दिन जब मीटिंग की उन्होंने, तो उस मीटिंग में भी अपने नेताओं को कहा कि भाई आप इस चेंजी और यूथ से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी अपने रील्स बनाइए अपने कामों की, सरकार की। तो भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ या उनके मंत्री के खिलाफ इतना गुस्सा भी था, और 35 करोड़ लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया। देखिए, इसमें कोई बीजेपी इसका प्रचार भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तो है, पब्लिक में भी है, सोशल मीडिया पे भी है, हर जगह है, वर्ल्ड वाइड है, बड़ा चेहरा है। लेकिन उनका रात में आना और ये संदेश देना, ये बहुत बड़ी बात थी। उसी के बाद से लगने लगा था कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इशू पर निर्णय करीब करीब लिया जा चुका है। और जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की पहली बैठक के बाद ये हुआ कि बाकी बातें दूसरी बैठक में की जाएंगी, तो ये लगभग क्लियर हो गया था कि प्रधान जी जाने वाले हैं। 2 दिन पहले करीब 3 घंटे की बैठक संसद में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुई। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का उसके बाद गाहे कुछ स्टेटमेंट आया, लेकिन क्या वो 3 घंटे की जो मुलाकात थी, निर्णय उसी में हो गया था? संभव है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो दिक्कतें थी, उसमें धर्मेंद्र प्रधान से कोई राय लेने की जरूरत अमित शाह को थी नहीं। नीट को लेकर के जो कुछ होना था हो गया था, 16 जुलाई को उसका परिणाम भी आ गया था, उसमें कुछ बचा नहीं था। और फिर उनसे क्या बात करते, उनको वही समझा रहे होंगे कि देखिए परिस्थितियां हैं, और ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा न भड़के, इसको यही शांत कर देने में ठीक है, अभी आप इस्तीफा दे दो, उसके बाद ये सब समाप्त हो जाता है, फिर देखा जाएगा आपको कहाँ एडजस्ट किया जाता है। और आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस गलतफहमी मत रहिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान फिर आएंगे, मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और इस्तीफे के जो 2 पन्ने हैं धर्मेंद्र प्रधान के, आप उसके कंटेंट को भी देखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से गिल्ट नहीं फील किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीजों को, और उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उन्होंने एक्शन लिए। 3 मई को जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्या एक्शन लिया, फिर उसके बाद कैसे कैसे बात करके सारे स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करके दोबारा से नीट का एग्जाम करवाया, नीट के परिणाम आ गए, और उसमें तमाम लोगों को अवसर मिला, जिसमें गरीबों को, वंचितों को, दलितों को मौका मिला। लेकिन ये सब उन्होंने लिखा। लेकिन आप ये कह रहे हैं, पर एक बात मुझे बताइए जी, धर्मेंद्र प्रधान के लिए तो उनकी जो सबसे बड़ी चाहत रही होगी, एक कार्यकर्ता के रूप में वो रही होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए वो वेल एलिजिबल थे, वे ओबीसी समाज से आते थे, काडर के व्यक्ति थे, विचारधारा से जुड़े थे, एक पद पर रह के आए थे, उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री रहे अटल जी के साथ, एक पूरा बैकग्राउंड था उनके साथ। उड़ीसा भी जीत करके उन लोगों ने दिया, बीजेपी की पहली बार वहां सरकार बनी, वो उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी शिकार हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े अवसर उनसे राजनीतिक तौर पर छीने भी जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सांगठनिक कार्यों में नरेंद्र मोदी ने खास तौर से पूरा विश्वास किया। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान की छवि थोड़ी सी नीचे गिरना तब से शुरू हुई जब से यूजीसी के नियमों को लेकर के जो उनके विभाग ने निर्णय लिया,
उनके विभाग का निर्णय था, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, सर्वोच्च पद पर वही बैठे हैं। और अगर और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। जी डिफेंड करना मजबूर है। सबसे बड़ी बात क्या बैक टू बैक डिफेंड। क्या करते इधर खाई और उधर कुआं कहाँ जाते, फंस गए थे बीच में। पूरी बीजेपी फंस गई थी, समझ में नहीं आता क्या स्टैंड। तो अब इस इस्तीफे से बीजेपी निकल जाएगी। फिलहाल तो अभी जो विषय चल रहा है, ये जो छात्र युवा वहां जमा है, ये तो वहां से धीरे धीरे डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अभी तो उनकी भी तो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। उनकी मांग, राजनीति में मांग रुकती नहीं कभी रुकती नहीं है, वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। अब लेकिन इतना तय है, अगर इस इशू को लेकर के संसद की प्रक्रिया के संचालन में गतिरोध उत्पन्न हुआ, तब अपोजिशन की छवि आम लोगों के बीच में अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? अब ये तो नरेंद्र मोदी जाने, नरेंद्र मोदी के फैसले आप नरेंद्र मोदी जानते हैं या फिर अमित शाह जानते हैं। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होगा कि कोई टेक्नोक्रेट होगा? देखिए, टेक्नोक्रेट को तो शिक्षा मंत्री बनाने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा जैसे विभाग में टेक्नोक्रेट को नहीं लाएंगे, न किसी बड़े शिक्षाविद को लाएंगे। शिक्षाविद को ला भी सकते हैं, हो सकता है कोई संघ के पृष्ठभूमि का कोई बड़ा शिक्षाविद हो, उसको ला सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। आमतौर पर ये विषय विशेषज्ञों को मौजूदा मंत्रिमंडल में कोई ऐसा चेहरा है जिसको शिक्षा विभाग सौंपा जा सके? शिक्षा विभाग सौंपा जा सकता है, किसको नहीं? शिवराज सिंह चौहान को बना सकते हैं शिक्षा मंत्री, इनको क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। स्मृति ईरानी नहीं संभाल पाई, रमेश और सुनिए, अरे छोड़िए साहब, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सफलतम शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप भूल रहे हैं? 1991 में कल्याण सिंह को फंसाने का फंसा नहीं रहे। राजनाथ सिंह सीनियर मोस्ट लीडर है, रक्षा मंत्री भी तो हैं देश के। अब आप उनको टॉप 3 मिनिस्ट्री में से शिक्षा मंत्रालय में लेके चले जाएंगे? नहीं, हो सकता है रक्षा मंत्री के साथ उनको शिक्षा मंत्री बना दें। नहीं, आपने कहा कि चेहरे काबिल व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर हैं, विषयों को समझते हैं, प्राध्यापक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो शिक्षक रहे, शिक्षा मंत्री रहे व्यक्ति को अगर केंद्र में शिक्षा मंत्री बना जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन फिर वही कहा कि साहब ही जानते हैं किसको बनाएंगे। साहब से मतलब टॉप 2, बड़े साहब जो टॉप 2 हैं, मोदी जी और शाह साहब, यही जानते हैं किसको बनाएंगे। लेकिन किसी को भी बनाए, ये जो कुछ पीछे चला गया वो वापस जल्दी नहीं आएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय बचा है। मोमेंटम दे दिया अखिलेश यादव को इन्होंने एक गति दे दी। मैं एक बात क्लियर कहूं आपसे, जो मेरे मन में है, पॉलिटिकल लोगों को खराब लग सकता है। देखिए, ऐसा है कि 2024 में बड़ी जीत अखिलेश यादव को मिली, जिन कारणों से मिली उस पर बात नहीं करते, लेकिन बड़ी जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया उन्होंने, बहुत बुरी तरीके से पीछे गई। उसके बाद जब बिहार, फिर बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, बाउंस बैक तो अखिलेश यादव थोड़ा सा डाउन हुए। ठीक है, परिस्थिति जन्य शिथिलता जिसको कहते हैं वो आई। और अभी ये जो कुछ हुआ है जंतर मंतर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसका जो रिएक्शन हुआ है, इससे अखिलेश यादव को रिमोटिवेशन, थोड़ा सा रिमोटिवेशन मिला है, थोड़ी सी ऊर्जा की और ताजगी की वापसी हुई है। और अभी आप देखिएगा पार्लियामेंट में अखिलेश यादव दहाड़ के बोलेंगे। इस चर्चा को अभी विराम देते हैं, पर इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि शायद ये प्रोटेस्ट, शायद ये जो गतिरोध है देश की सड़कों पर और संसद में, सड़क से लेकर संसद तक ये गतिरोध समाप्त होगा। देश नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो नया कानून आया वो इम्प्लीमेंट होगा। परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, वो चाहे शैक्षणिक प्रतियोगी परीक्षाएं हो या जो रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके पेपर लीक नहीं होंगे। इस बात का सरकार इंतजाम करेगी। जो नया शिक्षा मंत्री होगा
वो ज्यादा जवाबदेह जिम्मेदार होगा। पर इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि पर क्या असर पड़ेगा, देश की सत्ता, देश की सियासत पर, उत्तर प्रदेश में चुनाव ने यूपी के चुनाव और यूपी की सियासत पर, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगले 4-6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे ने विपक्ष को एक राजनीतिक ताकत दी है, सड़क पर चल रहे आंदोलनकारियों को भी एक ताकत दी है कि सरकार झुक सकती है, झुकाने का मादा होना चाहिए। तो इस बार जेनजी ने अपनी ताकत दिखाई है। ये जेनजी आगे किसी मुद्दे पर या कोई किसान संगठन या कोई और इस तरीके से सामने आता है, इस तरह की संभावनाएं इन परिस्थितियों में बढ़ जाती। इसका आकलन जरूर आने वाला वक्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपकी और कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।